हेलो क्लास नाइन्थ। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में, जिसका नाम है न्यूक्लियस। जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन का इम्पोर्टेंस है। ब्रेन जो है हमारे हर एक प्रोसेस को, हमारे हर एक ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जस्ट लाइक एक सेल के अंदर, एक छोटे से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ब्रेन के जैसा, ठीक है। तो वो भी सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, और उसका वही इम्पोर्टेंस है जैसा कि हम लोग के अंदर हमारे ब्रेन का है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लियस के सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस किससे किससे मिलके बना है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे हमको इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ना है, तो न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस रेडी हो जाइए, पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है एक सेल के अंदर देखा जाए तो सेंटर में लोकेटेड होता है। सेंटर में लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल के इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब इसको अंदर बनाएंगे छोटा पड़ जाएगा, तो इसको केवल न्यूक्लियस का फिगर बनाते हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, और इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जगह जगह पे पोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलेंगे, जो पोर्स है उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम्स बनता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और खुद कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर। इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसको सेल अगर डिवीजन से पहले, इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब सेल डिवीजन के टाइम में ये थोड़ा मोटा हो जाता है, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स। और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और सेल ऑर्गेनेल्स होता है, वो भी जुड़ा रहता है। जिसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम इससे अटैच हो जाते हैं, यही बनता है, राइबोसोम निकलता है और राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पास करके जरा इसको बना लो, और उसके बाद से हम इसके बारे में लिखते हैं। तो न्यूक्लियस
It is centrally located double layer structure structure of nucleus न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, या इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, न्यूक्लियस contains following part. फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब समझना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है, और यहाँ है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल्स है उनको सेपरेट कौन कर रहा है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस साइड न्यूक्लियर मटेरियल है और उस साइड क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये इसका काम है, इट सेपरेट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इट सेपरेट्स न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फ्रॉम साइटोप्लाज्म। दूसरा है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? न्यूक्लियर पोर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में आएगा। तो न्यूक्लियर पोर, these pores help in exchange of materials. These pores help in exchange of materials. तीसरा है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस it is a factory of ribosomes. It form ribosomes. It is a factory of राइबोसोम्स। इतना रहने दो, ठीक है। फैक्ट्री है तो राइबोसोम बनता होगा। चौथा है क्रोमोसोम्स। तो बिफोर सेल डिवीजन इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है। when cell is not dividing, when cell doesn't divide, it is called chromatin material. And at the time of cell division, it is called
क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो दो चीज़ से मिलके बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एक तरह का प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ जुड़ा रहता है और ये दोनों मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्रोमोसोम्स consist of the chromosomes are made up of DNA and histone protein. DNA and histone protein. डीएनए एक इनहेरिटेंस का यूनिट है, हेरिडेटरी यूनिट है। इसका मतलब होता है कि ये माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चों में जाते हैं इसी की हेल्प से। इसी के अंदर कोडिंग होता है, ठीक है। जैसे कोई फादर टाल है और वो कैरेक्टर बच्चे को मिल गया, तो वो कैरेक्टर स्टोर कहाँ रहता है, तो डीएनए में। अब वो डीएनए जो है, जैसे बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर वही कैरेक्टर्स डेवलप कराएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोडिंग होता है डीएनए के अंदर। तो डीएनए जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर्स को स्टोर किए रहता है और वो बच्चों में लेके जाता है। बच्चों के अंदर फिर वही कैरेक्टर्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो यानी डीएनए इज आल्सो कॉल्ड हेरिडेटरी यूनिट बिकॉज इट ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग। डीएनए को हम हेरिडेटरी यूनिट कहते हैं क्योंकि ये माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं उनको बच्चों में लेके जाता है, ठीक है। तो डीएनए इसको नीचे ऊपर लिख रहे हैं, क्लीन कर देते हैं। तुम पास करके इतना नोट कर लो वीडियो को। So DNA is called hereditary unit because it transfers parental characters into ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों में, ठीक है। अभी है डीएनए के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर के जो लिए यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन। डीएनए कंसिस्ट ऑफ gene that is structural and functional unit of structural and functional unit of DNA। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे डीएनए के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। तो डीएनए के अंदर बहुत सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, तो बहुत सारे जीन होंगे उसके लिए। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अभी क्या है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, ठीक है। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं और ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड के बारे में लिखते हैं।
न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus. A nucleus that lacks nuclear membrane and nucleolus is called nucleoid. इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। An organism that has nucleoid called prokaryotes. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव मतलब पुराना, और कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव, वो पुराना हो। पुराना होने का मतलब है उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना ही अच्छे से न्यूक्लियोलस डेवलप होगा। तो ये कहता है प्रोकैरियोट्स। और जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। ठीक है, while an organism that has well developed nucleus is called यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा और यूकैरियोट्स में क्या होगा? वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। हम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में हमको डिफरेंस अगर पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस, दे डिवाइड ऑफ कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है? वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, दे हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स का नंबर ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोट्स के जो क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस है। एक प्रोकैरियोट्स होता है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो क्लोरोफिल होता है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है जिसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड के अंदर नहीं होता, प्लास्टिड होता ही नहीं है इसके अंदर। डबल लेयर मेम्ब्रेनस जो भी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है एक वेसिकल्स के अंदर होता है। तो इसको हम पॉइंट को जब प्लास्टिड पढ़ेंगे ना तभी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। तो वीडियो में इस पास करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस controls all the function of cell organelles
न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरा, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन अगर हो रहा है किसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यानी जिसको क्या कहते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर वो होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इट हेल्प्स टू ट्रांसफर, या इट ट्रांसफर्स पेरेंटल कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, माता पिता के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में लेके जाता है। तो ये कुछ काम हो गए न्यूक्लियस के। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो इंड हो गया। तुम लोग इसको वीडियो पास करके इसको पूरा नोट कर लेना। तो न्यूक्लियस फिनिश हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।